नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के साथ साथ भारत और विश्व के करंट अफेयर्स का रिवीजन आपका चल रहा है। पीछे की क्लासें आपकी नहीं, मेरी उम्मीद है कि सब देख ली होगी और फटाफट आप इन क्लासेस को देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो जनवरी 2022 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहा, उन सब पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और आपके लिए पहले सवाल से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है, भारत का पहल विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 635.08 अरब डॉलर हो चुका है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की अगर बातचीत की जाए तो भारत का उसमें चौथा स्थान है। भारत का अब तक का रिकॉर्ड जो है वो 635.08 अरब डॉलर के आसपास ये पहुंचा। चीन विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश है वर्तमान में। जापान दूसरा, तीसरा स्विट्जरलैंड और भारत का इसमें कौन सा स्थान है? तो भारत का जरूर ध्यान रखिए मित्रों, यहाँ पर भारत का चौथा स्थान है। आज की तारीख की अगर बात की जाए तो वर्तमान में भारत का चौथा स्थान है इस लिस्ट में। और धीरे धीरे इसमें प्रगति भारत की जो है वो बढ़ती ही जा रही है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक अभियान चलाया गया, उसकी अगर हम लोग बातचीत करें तो पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान जो है वो क्या किया गया, चलाया गया। नॉर्थ ईस्ट व्हील अभियान जो है वो क्या किया गया, चलाया गया। इस अभियान के बारे में ध्यान रखिएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बाइक रैली 8 से लेकर के 16 जनवरी 2022 के बीच में इसका आयोजन। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो है वो गंजम जिला बना है। ये सारी बातें जो है वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान 8 से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो है वो गंजम जिला बना। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं और क्या है। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पूरे किए। 1 दिसंबर 2021 से इसमें पंजीकरण आरंभ हुआ और 1 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी 2022 तक जो है वो इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पूरे करने का संकल्प भारत में पूरा किया गया। इसके बाद में फॉरेन जो पॉलिसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास सबसे ज़्यादा है, जिसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स जो हैं वो हैं, फिर उसमें गोल्ड है, फिर SDRS है, और फिर जो IMF जो उसकी मुद्रा के रूप में SDRS को जाना जाता है, रिजर्व जो ट्रेंच पोजीशन है वो है। तो इस प्रकार भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके बारे में यहाँ पर बातचीत थी। इसके बाद है भारत का जलवायु विपत्ति व भेद्यता एटलस जो है वो भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया था। देश की प्रथम पेपरलेस अदालत जो है वो कौन सी बनी? तो केरल हाईकोर्ट जो है वो पहली देश की पेपरलेस हाईकोर्ट बनी। और देश की पहली अगर विधानसभा की बातचीत की जाए तो कहाँ की बनी, ये भी जरा मुझे बताने की आप कोशिश करिए, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही आपको पढ़ाया था देश की पहली पेपरलेस विधानसभा जो है वो नागालैंड की बनी थी। इसके बाद मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर रखी गई? तो मेरठ में रखी गई थी। ये तीनों ही पॉइंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में 30 जून 2022 तक किस राज्य में आफ्स्पा जो है उसको विस्तारित किया गया था? तो 30 जून तक की अवधि तक विस्तारित किया गया था नागालैंड में। वाटर मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला देश का प्रथम शहर जो है वो कौन सा है? एक तो है वाटर टैक्सी सेवा, वो मुंबई में शुरू की गई, और वाटर मेट्रो परियोजना जो है वो शुरू करने वाला देश का पहला शहर कोची है। 100% टीकाकरण दोनों खुराक पूर्ण करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश अगर बातचीत की जाए तो अंडमान और निकोबार है मेरे दोस्तों। अंडमान और निकोबार ने दोनों 100% टीकाकरण की जो है पूर्ण पेशकश की है, यानी 100% टीकाकरण वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश बिकम फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% वैक्सीनेशन। तो हिमाचल प्रदेश भी वो स्टेट था जिसने सर्वप्रथम इसमें 100% वैक्सीनेशन वहाँ पर हो चुका था। इसके बाद रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ प्रौद्योगिकी जिन पर सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और वीडियो में तो आपको पता होगा संचार प्रौद्योगिकी से भी सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि उसमें साफ शब्दों में दे रखा है। तो तीनों प्रौद्योगिकी आपको पता होनी चाहिए, रक्षा प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, इसके अलावा कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई जैसे सैटेलाइट है, ये सब भी आपको पता होनी चाहिए। अंतरिक्ष के बारे में भी जानकारी रहे। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने के बारे में दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी क्रूज मिसाइल, फिलीपींस को भारत जो है वो कौन सी मिसाइल देगा? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और किसने, जो रूस है उसने सम्मिलित रूप से उसको तैयार किया है।
33.40 करोड़ रुपए की डील भारत और रूस के बीच में फिलीपींस के बीच में संपूर्ण हुई। ब्रह्मोस मिसाइल भारत व रूस के एक संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। भारत रूस द्वारा विकसित आधुनिकतम प्रक्षेपास्त्र प्रणाली जो है वो है ये जमीन से हवा में, पनडुब्बी से, युद्धपोत से, इन सब से मार गिराने में ये क्या है, सक्षम है। चलिए ज़रा इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हमारे सामने क्या आ रहा है। यहाँ पर है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, तो INC जो विक्रांत है, IAC विक्रांत है, वो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। भारत में बनने वाला सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धपोत जो है उसका नाम क्या है, तो IAC जो है उसका नाम है IAC, ठीक है। इंडिजेनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है विक्रांत नाम का है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। भारत में बनने वाला सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धपोत है ये। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में किया जा रहा है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इसका निर्माण किया गया। फिर है जिरकोन मिसाइल, रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिरकोन, ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ने में सक्षम है। जिरकोन मिसाइल जो है वो किसकी है, रूस की है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं INS विक्रांत आपके सामने, INS विक्रांत की फ़ोटो आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजेनियस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC विक्रांत की इमेज आप सब लोगों के सामने INS विक्रांत है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं और क्या है हमारे सामने। ये सब INS विक्रांत की विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को उल्लेखित करता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखती है। रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत में हथियारों की आपूर्ति हेतु साब का चयन। साब क्या चीज़ है, स्वीडिश रक्षा कंपनी है साड, एकल सैनिक द्वारा संचालित है ये, और इसके अलावा सिंगल शॉट प्रणाली पर आधारित है। कम रोशनी वाले वातावरण में मिशन के लिए ऑप्टिकल नाइट विजन से लैस है। न्यूनतम दूरी 50 मीटर तथा नज़दीकी लक्ष्य को मारते समय ये स्टिक निशाना लगाती है। तो सिलेक्शन ऑफ साब फॉर सप्लाई ऑफ आर्म्स इन इंडिया, भारत में जो है वो हथियारों की आपूर्ति करने के लिए किस कंपनी का चयन किया गया, तो साब का चयन किया गया, और यह है एक क्या है, स्वीडिश कंपनी है। चलिए इसके बाद अगला क्या है, ये स्वीडिश कंपनी पर आधारित है। विकास इंजन का सफल परीक्षण, इसरो द्वारा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगन जो यान है वो जल्द ही भेजा जाएगा। इसकी घोषणा MS सोमनाथन है। MS सोमनाथन जो है वो इसरो के क्या है, वर्तमान में प्रमुख हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। इसरो इंजन का सफल परीक्षण, यानी इसरो द्वारा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगन यान भेजा जाएगा, जिसका सफल परीक्षण थोड़े दिन पहले किया गया। चलिए इसके बाद ये देखिएगा, गगनयान मिशन के लिए सारी तैयारियां जो है वो इसरो की तरफ से चल रही है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है उसका भी सफल परीक्षण DRDO के द्वारा टैंक रोधी मिसाइल है। कौन सी, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मारक क्षमता जिसकी 2.5 किलोमीटर है, नज़दीक आए टैंकों को मार गिराने में सक्षम है, और पोर्टेबल मिसाइल अर्थात एक जगह से दूसरी जगह सैनिकों द्वारा ले जाया भी जा सकता है। इसे पोर्टेबल मिसाइल का मतलब है उसे एक जगह से दूसरी जगह पर सैनिक जो है वो आसानी से क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। DRDO द्वारा इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया। इसके बाद है राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की अगर हम लोग बातचीत करें तो देखिए, राजस्थान में उषा शर्मा जी जो हैं वो राजस्थान की नई मुख्य सचिव बनी है, निरंजन आर्य के स्थान पर। राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। इससे पहले 2009 में कुशाल सिंह जो है वो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव रह चुकी है। निरंजन आर्य मुख्यमंत्री के सलाहकार ही हैं, प्लस इसके साथ साथ वो राजस्थान स्काउट गाइड जो है उसके स्टेट कमिश्नर की भूमिका में भी हैं। इसके बाद ये आपके सामने है उषा शर्मा, और इनके साथ ही निरंजन आर्य जी की भी इमेज आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं कुछ और खबरें राजस्थान की। ई-दाखिला पोर्टल, उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों को उपभोक्ता आयोगों के पास ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित किया गया ई-दाखिला पोर्टल। आपसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि ई-दाखिला पोर्टल का संबंध किससे है, तो उपभोक्ताओं की शिकायत जो है वो उपभोक्ता मंचों तक पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन जो पोर्टल है उसका नाम ई-दाखिला पोर्टल है। लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ क्या है, राजस्थान के राज्यपाल के सलाहकार नियुक्त हैं, और जो पर्यटन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सलाह देने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ के द्वारा किया जाता है। पर्यटन एवं रोजगार से संबंधित विषयों पर सलाह देने के लिए मनोनीत जो हैं वो इनको किया गया राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल सलाहकार मंडल 23 जुलाई 2020 को गठन किया गया, राज्यपाल सलाहकार मंडल का, उसमें इनको शामिल किया गया। इसके बाद है गौरी माहेश्वरी राजस्थान के अजमेर जिले से संबंधित है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कैलीग्राफी के लिए इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से इस वर्ष सम्मानित किया गया। इस वर्ष यह सम्मान पाने वाली एकमात्र राजस्थान की बालिका है।
इसके बाद अगला पॉइंट आपके सामने राजस्थान से रिलेटेड क्या है, ज़रा देखिए। ये आपके सामने लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ और ये है गौरी माहेश्वरी। गौरी माहेश्वरी का संबंध कहाँ से है, अजमेर से है। और लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ का संबंध उदयपुर से यानी मेवाड़ से है, मेवाड़ राजघराने से इनका संबंध है। इसके बाद है राजस्थान की पहली सोने की खदान कहाँ पर है, देवतलाई गांव कोटड़ी भीलवाड़ा में मिलने की पुख्ता प्रमाण अभी प्राप्त हुए हैं। तो देवतलाई गांव कोटड़ी और भीलवाड़ा में अभी हाल ही में सोने की खदान जो है वो पाई गई। सईद कादरी जयपुर के कादरी बंधुओं में से प्रमुख हैं। हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा में सम्मानित इनको किया गया। संगीत से संबंधित व्यक्ति को यह सम्मान जो है वो दिया जाता है। इसके बाद है एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क दौसा में बनाया जाएगा। एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क 100 करोड़ की लागत इस पर आने वाली है। आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क राजस्थान में कहाँ बनने जा रहा है 100 करोड़ की लागत से, तो दौसा में बनने जा रहा है। ये देखिए राजस्थान के इस जिले में पहली बार सोने की 600 किलो के भंडार पाए गए हैं। तो राजस्थान में कहाँ पर पाए गए हैं सोने के भंडार, ये सवाल अभी अभी आपको मैंने, राजस्थान द फर्स्ट गोल्ड माइन इन देवतलाई विलेज कोटड़ी भीलवाड़ा, कोटड़ी जो है वहाँ पर क्या किए गए, देवतलाई में भीलवाड़ा में इस प्रकार के प्रमाण जो है वो मिले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल टू एमएसएमई पार्क इन दौसा, यानी दौसा में एमएसएमई पार्क जो है वो विकसित किया जाएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार नागौर के अभियान सिल्कोसिस केयर अभियान चलाने के लिए सिस्कोलिस जो पॉलिसी है वो भी राजस्थान में लाई जा चुकी है। कौन सी, सिल्कोसिस पॉलिसी। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार नागौर के अभियान सिल्कोसिस केयर अभियान सिल्कोसिस रोग से पीड़ित लोगों को सहायता राशि, पेंशन, पालनहार योजना में खाद्य सुरक्षा के लिए लाभ दिए जाने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड को मंजूरी, कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करना तथा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड को मंजूरी दी गई है। इसके कार्य क्या होंगे, किसानों की आय को बढ़ाने से संबंधित सलाह देना, नीति निर्माण में सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। तो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट में से पहला है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार और नागौर की सिल्कोसिस पॉलिसी, उसके क्षेत्र में राजस्थान राज्य कृषि उद्योग बोर्ड को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद है नागौर को 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जो है वो भी मिला। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड किसको, नागौर जिले को ई गवर्नेंस अवार्ड जो है वो भी प्रदान किया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हैदराबाद में आयोजित जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में प्रदान किया गया। उस समय नागौर के जो जिला कलेक्टर हैं वो जितेंद्र सोनी थे, जिनको यह सम्मान दिया गया। ग्लोबल इंस्पिरेशन वीमेन अवार्ड्स मुकुल चौधरी को दिया गया ऑनलाइन ट्राइडेंट द्वारा, और सफाई कर्मियों को राहत दिलाने संबंधी जनहित याचिका के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और मैंने ये भी कहा था सफाई कर्मचारियों में जो गटर में उतर कर सफाई करते थे उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए ग्लोबल इंस्पिरेशन वीमेन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया था, तो मुकुल चौधरी को सम्मानित किया गया। कर्नल कृष्ण सिंह सर्वाधिक अल्ट्रा मैराथन दौड़ का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले कर्नल कृष्ण सिंह जो है ये रहे। इनका भी सवाल 2-3 दिन पहले ही क्लास में मैंने आपके सामने रखा था। तो चलिए इसके बाद और देखते हैं आगे क्या है। रजत चौहान एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग कंपाउंड आर्चरी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे, तो रजत चौहान थे, जिस पर सवाल भी आपको बता दिया गया है। एक मुश्त समझौता योजना सहकारी विभाग द्वारा चलाई गई योजना है। एक मुश्त समझौता योजना किसानों के ऋणों पर ब्याज दरों को कम करना, अवधि पार व दंडनीय ब्याज को भी कम करना और कोरोना महामारी के कारण किसानों को राहत देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो किसानों के ऋणों पर ब्याज दरों को कम करना, अवधि पार हुए दंडनीय ब्याज को भी कम करना और कोरोना महामारी के कारण किसान वर्ग को राहत प्रदान करना एक मुश्त समझौता योजना का उद्देश्य है। एक मुश्त समझौता योजना का यही मतलब है कि जिनकी जो बकाया राशि है वो भी वापस आ सके, इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ये रजत चौहान आपके सामने और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री जो हैं भजनलाल जाटव है वर्तमान में, ये भी आपको पता होना चाहिए राजस्थान के। तो आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान के सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो भजनलाल जाटव है। इसके बाद है सजग ग्राम योजना, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो एसीबी है उसके द्वारा सजग ग्राम योजना जो है उसकी शुरुआत की गई मेरे मित्रों। एसीबी की टीम, राजस्थान एसीबी की टीम ने कुल 51 गाँवों को इसमें क्या लिया है, गोद लिया है। ग्रामीणों को भ्रष्टाचार और अपने हितों के प्रति जागरूक करना,
सरकार की कल्याणकारी योजनाओं हेतु ग्रामीणों और प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सजग ग्राम योजना जो है वो शुरू की गई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान के द्वारा। स्वस्थ बेटी अभियान 24 जनवरी 2022 को अलवर के बानसूर से शुरू की गई। अलवर के बानसूर से विधायक कौन है? तो ममता भूपेश है या फिर कौन है, ये बताइए। अलवर के बानसूर से विधायक कौन है, ज़रा मुझे बताइए। या शकुंतला रावत है, इनमें से कौन अलवर के बानसूर से विधायक है? जिनके नेतृत्व में 24 जनवरी 2022 को बेटियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। बेटियों को प्रोत्साहन देने के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उड़ान योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना है, IM शक्ति योजना है। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो इन योजनाओं के नाम भी जरूर याद कर लें, परीक्षाओं में सीधे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। बेटियों को प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उड़ान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, IM शक्ति योजना, ये सारी योजना जो है वो राजस्थान की बेटियों के लिए चलाई जा रही है। इसके बाद है लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट जो है वो राजस्थान के कहाँ लगाया जा रहा है? गूडा जो है, गूडा वेस्ट बीकानेर में, वहाँ पर लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है। प्रथम जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन राजस्थान के भीलवाड़ा में किया गया और अभी 7-8 अक्टूबर को जो है वो राजस्थान इन्वेस्ट समिट का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया RPSC द्वारा जारी की गई। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो एक रजिस्ट्रेशन है जिसमें विद्यार्थी को बार बार फॉर्म पूरा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा दोबारा फीस देकर भी विद्यार्थी जो है वो उसमें इंस्टॉल हो सकता है। फिर है PM वाणी वाईफाई एक्सेस इंटरफेस प्रतापगढ़ से शुरू किया गया, यानी PM वाणी नामक यानी वाईफाई एक्सेस इंटरफेस जो है ये प्रतापगढ़ से क्या किया गया? शुरू किया गया। इंदिरा रसोई योजना में सरकारी अनुदान जो है वो अभी 5 रुपये बढ़ा दिया गया। पहले 12 रुपये था, 5 रुपये बढ़ाकर 17 रुपये अब कर दिया गया टोटल अनुदान। लेकिन ग्राहक को जो थाली है वो पहले भी 8 रुपये में मिलती थी, अब भी 8 रुपये में मिलेगी। राज्य का प्रथम अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो दानपुर बांसवाड़ा में राजस्थान का प्रथम अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट क्या किया जा रहा है? लगाया जा रहा है। तो राजस्थान का प्रथम अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट राजस्थान के किस जिले में लगाया जा रहा है? ये 2400 मेगावाट यानी 800 मेगावाट की 3 इकाइयाँ यहाँ पर लगाई जा रही है बांसवाड़ा के अंदर। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सुचारू आयोजन हेतु सुधार हेतु राजस्थान में जस्टिस विजय कुमार व्यास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट जो है वो मार्च में आनी थी, मगर अभी तक उसमें कुछ ज़्यादा सुधार हुआ नहीं है। उसके सदस्य ML कुमावत बनाए गए। पहले ML कुमावत कमेटी का भी गठन किया गया था, जिसमें ML कुमावत ने विभिन्न प्रकार की अच्छी सिफारिशें जो है वो दी थी। तो अभी जो है वो किसकी अध्यक्षता में? जस्टिस विजय कुमार व्यास जो है उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। संविधान पार्क का उद्घाटन कलराज मिश्र जी के द्वारा राजस्थान के जयपुर में राजभवन में किया गया था, जिसमें संविधान से संबंधित विभिन्न प्रकार की बातों को समाहित किया जाएगा। इसके बाद कुछ खेल की खबरों की बातचीत हम लोग करने वाले हैं। IPL का टाइटल स्पॉन्सर जो है वो कौन सी कंपनी है? तो टाटा ग्रुप जो है उसको स्पॉन्सर करने वाली है। IPL की फुल फॉर्म आप सब लोग जानते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग है। IPL के अध्यक्ष कौन है? तो ब्रिजेश पटेल हैं। 2022 में कितनी टीमें भाग ले रही हैं? 10 टीमें IPL में भाग ले रही है, जिसमें 2 नई टीमें शामिल हैं, लखनऊ फ्रेंचाइजी और अहमदाबाद फ्रेंचाइजी इसमें शामिल है। जिसमें अहमदाबाद की जो टीम है मेरे मित्रों, उसके वर्तमान में जो है किसको कप्तान बनाया गया था? तो आप लोग सब जानते हैं मेरे हिसाब से पांड्या, जो हार्दिक पांड्या, उनको कप्तान बनाया गया था। और इसके बाद में लखनऊ की टीम से राजस्थान के खेलने वाले एक खिलाड़ी हैं, जिनका भी नाम आपको पता होगा, रवि बिश्नोई राजस्थान के खिलाड़ी हैं जो कि लखनऊ की टीम से खेलने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष विजेता, पक्का परीक्षा में छपेगा यहाँ से सवाल। पुरुष एकल के विजेता राफेल नडाल रहे, जिसने मेदवेदेव को हराकर जो है वो फाइनल में जीत हासिल की थी। वहीं महिला एकल की विजेता एशले बार्टी रही। एशले बार्टी ने भी अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा भी कर दी है, इस वजह से आपसे एशला बार्टी पर सवाल पूछा जा सकता है। ये देखिएगा आपके सामने, राफेल नडाल और एशले बार्टी जो है ये दोनों जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया ओपन, अंतिम ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता रहे। ये ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन और US ओपन, 4 ओपन जो है वो वर्ष भर में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट पर होता है और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर होता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर होता है और US ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पर होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन का आयोजन मेलबोर्न में होता है, फ्रेंच ओपन का आयोजन पेरिस में होता है, विंबलडन का आयोजन लंदन में होता है, वहीं US ओपन का आयोजन न्यूयॉर्क में होता है। 1905 से शुरू किया गया था ऑस्ट्रेलिया ओपन।
1891 से शुरू किया गया फ्रेंच ओपन, और 1877 से विंबलडन ओपन और यूएस ओपन 1881 से। जनवरी में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद मई जून के महीने में फ्रेंच ओपन होता है। विंबलडन का आयोजन जून जुलाई में किया जाता है। अगस्त सितंबर में जो है यूएस ओपन का आयोजन किया जाता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इस वर्ष का जो है वो पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन संपन्न हो चुका है, जिसके विनर जो है वो राफेल नडाल रहे, और वुमन जो है इसमें एस्ले बार्टी जो है वो इसकी विजेता रही। तो चलिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन वर्ष का पहला है वो संपन्न हो चुका है, उसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। ये सारे आपके सामने फोटो मैंने रख दी है। राफेल नडाल जो है वो नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम विक्ट्री जो है वो कौन कौन से सबसे ज़्यादा राफेल, ये सवाल आप पूछा अभी पिछले वीडियो के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे ज़्यादा अब तक के जीतने वालों की अगर बातचीत की जाए तो मेरे मित्रों, राफेल नडाल अब तक 21 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीत चुके हैं। वहीं रोजर फेडरर जो है वो 20 जीत चुके हैं, और नोवाक जोकोविच जो है वो 20 जीत चुके हैं। इसका मतलब वहाँ पूछा गया था सबसे ज़्यादा अब तक जो है वो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, तो राफेल नडाल उसका सही आंसर था। चलिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। इसमें बाद है एडिलेड इंटरनेशनल एटीपी टेनिस टूर्नामेंट विजेता रोहन बोपन्ना और कुमार रामनाथन की जोड़ी रही थी। भरत सुब्रमण्यम पिछले दिनों चर्चित खिलाड़ी थे, शतरंज के खिलाड़ी, भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट विजेता लक्ष्य सेन रहे। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के विजेता खिलाड़ी का नाम बताइए। लक्ष्य सेन, यह खिताब जीतने वाले वे 5वें भारतीय खिलाड़ी बने थे। लक्ष्य सेन एशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाले। आपके सामने भरत सुब्रमण्यम और आपके सामने लक्ष्य सेन, दोनों खिलाड़ी जो हैं वो शामिल हैं। चलिए, इसके बाद बात करते हैं खेल जगत की कुछ और खबरों के बारे में। अंडर 90 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का विजेता जो है वो कौन रहा? भारत रहा। अंडर 90 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का विजेता भारत रहा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आएगा आगामी परीक्षाओं में। 9 विकेट से भारत ने जीता, किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर। यहाँ पर है तस्नीम मीर कौन है? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अंडर 90 एकल बैडमिंटन जूनियर रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बने। फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2021 में पुरुषों के खिलाड़ियों की बात करें तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की पोलैंड के हैं, वो रहे, और बायर्न म्यूनिख से ये खेलते हैं। महिलाओं में एलेक्सिया पुटेलस जो है वो बार्सिलोना क्लब की ओर से खेलती है, और फीफा में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी का पुरस्कार उन्हें दिया गया। 2021 के फीफा वर्ल्ड सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में पुरुष में रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जो कि पोलैंड के हैं, और महिलाओं में बार्सिलोना की है एलेक्सिया पुटेलस। दोनों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने है। चलिए, अब बात करते हैं अंडर 90 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट भारत ने जीता था, ये आपके सामने है। ये तसीम मीर जो है वो उसकी भी फ़ोटो आपके सामने है। अब बढ़िए, आगे बढ़ते जाइए और फटाफट चीज़ों को सुनते जाइए। हॉकी एशिया कप महिला जो है वो विजेता कौन रही? जापान रही। जापान ने चीन को हराकर, भारत को कांस्य पदक मिला इसमें, भारत ने चीन को हराया था। तो विजेता कौन रही इसमें? तो विनर टीम जो है वो जापान रही थी। आपको ये ध्यान रखना है, जापान ने साउथ कोरिया को हराकर जो है वो इसमें सफलता अर्जित की थी। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, हॉकी एशिया कप महिला, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात यह है कि विजेता इसमें जापान रही। किसको हराकर? जापान ने जो है वो साउथ कोरिया को हराकर इसमें सफलता हासिल की। भारत को कांस्य पदक इसमें मिला था, और भारत ने चीन को 2-0 से हराकर इसमें सफलता हासिल की थी। तो ये आपके सामने है। 2022 की वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप जो है उसकी विजेता टीम कौन सी रही और उप विजेता कौन सी रही? 2023 वुमेन्स FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो है वो, और दोनों बातें आपके सामने मैंने पहले ही रख दी है। अब चलिए आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पर है सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 विजेता PV सिंधु रही। मालविका बसोड जो है वो विजेता रही। लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी इस प्रतियोगिता का। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित कहाँ किया गया? लखनऊ में आयोजित किया गया। विजेता PV सिंधु रही। नोआमी ओसाका जो है विश्व की सबसे अमीर महिला एथलीट बनी, यानी टेनिस खिलाड़ी है। भारत की PV सिंधु का इसमें 7वां स्थान था। भारत की सबसे अमीर महिला खिलाड़ी बैडमिंटन खिलाड़ियों में कौन सी है? तो भारत की सबसे अमीर महिला खिलाड़ियों की अगर बातचीत की जाए तो वो खिलाड़ी है PV सिंधु, और उसमें बैडमिंटन खिलाड़ी भी है PV सिंधु ही है। तो PV सिंधु जो है उसने सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट भी अभी हाल ही में जीता था। तो चलिए, इसके बाद और बातचीत हम लोग करते हैं, और कौन कौन सी खबरें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकती है। उसमें है सिंधुताई सपकाल, जिनका निधन हो चुका है, उन कुछ लोगों के बारे में बातचीत करते हैं। सिंधुताई सपकाल जो है वो मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता रही, पद्मश्री से सम्मानित की गई 2021 में।
महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी इनको कहा जाता है। हजारों अनाथ बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी इन्होंने निभाई। मलीना साल्विनी कौन है? फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना है और पद्मश्री पुरस्कार से इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इब्राहिम असक जो है वो मशहूर संगीतकार रहे हैं, उनका भी इसी वर्ष जो है वो जनवरी में क्या हो चुका है? निधन हो चुका। थिरु आर रंगास्वामी नागास्वामी प्रसिद्ध पुरातत्वविद्य थे। महाबलीपुरम में मूर्तियों और पूरा लेख अनुसंधान के लिए विख्यात थे। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। पंडित बिजू महाराज प्रसिद्ध कथक कलाकार रहे। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद अगली बात अगर करें तो डॉक्टर अनंत नागेश्वर, जिनको नई नियुक्तियां मिली है, उन कुछ व्यक्तित्वों के बारे में अगर बातचीत की जाए तो कुछ प्रमुख नियुक्तियां आपके सामने है। डॉक्टर अनंत नागेश्वर भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए। केवी सुब्रमण्यम के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया। एस सोमनाथन की अगर बात की जाए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चेयरमैन, 10वें चेयरमैन हैं इसरो के, और कार्यकाल इनका 3 वर्ष का रहने वाला है। इसरो का मुख्यालय जो वो बेंगलुरु में है। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष थे। अध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या है? ये इसरो का मुख्य कार्य क्या है? भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी और अनुसंधान विकसित करना इसरो का भी कार्य है और इन कार्यों को अंजाम देने का काम जो है वो अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर आपके सामने है और एक तरफ एस सोमनाथन है, एक इसरो के चेयरमैन और एक जो है वो आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं। इसके बाद में है पराग अग्रवाल, ट्विटर के नए सीईओ बने थे, अजमेर राजस्थान से संबंधित। उर्जित पटेल AIIB के उपाध्यक्ष बनाए गए थे, अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB। चीन के बाद भारत का सबसे अधिक वोटिंग हिस्सा इसमें रहा था। उर्जित पटेल भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं मेरे मित्रों, और इनको अभी हाल ही में AIIB जो बैंक है उसमें क्या किया गया? उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। यह है उर्जित पटेल और पराग अग्रवाल आप सब लोगों के सामने। इसके बाद अगर बात की जाए जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस आयशा मलिक जो है वो पाकिस्तान की पहली महिला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ध्यान रखना जस्टिस आयशा मलिक है। जस्टिस आयशा मलिक की अगर बातचीत की जाए तो ये सब आप लोग जानते हैं। अब हम लोग भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ बातचीत की जाए तो ज़रा देखिएगा, फातिमा बीबी जो है वो केरल हाई कोर्ट जो था उसमें पहली महिला थी जो अध्यक्ष वो न्यायाधीश बनी थी। मुख्य न्यायाधीश आज तक कोई भी महिला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनी है। केरल हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपको ध्यान रखना, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जज बनने वाली थी फातिमा बीबी। इसके बाद में अगर बात करें सुजाता मनोहर, रूमापोल, इसके बाद में है ज्ञान सुधा मिश्र, रंजना देसाई, आर भानुमति और इंदु मल्होत्रा, रंजना देसाई, ठीक है। रंजना प्रकाश देसाई जो है वो भी आपको पता होगा। रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक काम और भी किया गया, अभी जो है वो जम्मू कश्मीर का परिसीमन खूब चर्चा में था, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। चलिए यहाँ पर है अगली खबर क्या है ज़रा देखिए। यहाँ पर वर्तमान में कौन कौन सी महिलाएं जो है उनके बारे में भी अगर बातचीत की जाए तो देख लीजिएगा सब। इंदिरा बनर्जी है, हिमा कोहली है और बेला त्रिवेदी है और बीवी नागरत्ना है। अभी जल्द ही इंदिरा बनर्जी जो है वो अपने पद से रिटायर होने वाली है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। 23 सितंबर 2022 तक वो अपने पद पर रहने वाली है। 23 सितंबर 2022 को वो रिटायर होगी इंदिरा बनर्जी। इसके बाद में हिमा कोहली 2024 तक रहने वाली है और बेला त्रिवेदी जो है वो भी 2025 तक रहने वाली है और बीवी नागरत्ना जो है वो 2027 तक रहने वाली है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2027 में भारत की प्रथम महिला कौन होगी? बीवी नागरत्ना होगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंच सकती है। चलिए इसके बाद देखिए मित्रों क्या है, TS त्रिमूर्ति कौन है? तो UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं TS त्रिमूर्ति। 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल रहने वाला है। भारत में UNSC यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सुरक्षा परिषद जो है उसका अस्थायी सदस्य है। भारत का कार्यकाल 2 वर्ष तक रहेगा, 2021 से 22 तक। आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है कि भारत जो है वो अस्थायी सदस्य तो बना है सुरक्षा परिषद का, 2 वर्ष का कार्यकाल भी है, लेकिन कब से कब तक रहेगा? तो 2021 से लेकर के 2022 तक का इसका कार्यकाल रहेगा मेरे मित्रों। चलिए इसके बाद TS त्रिमूर्ति आपके सामने। इंडिया में भारत के
सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। अली खान स्माइलोव कौन है? तो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं अली खान स्माइलोव। डेनियल ओर्टेगा निकारागुआ के नए राष्ट्रपति। सियोमारा कास्त्रो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सियोमारा कास्त्रो जो है वो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी और कैरेबियाई सागर के तट पर स्थित ये मध्य अमेरिकी एक देश है जहाँ पर सियोमारा कास्त्रो जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का उनको गौरव जो है वो प्राप्त हुआ। ये आपके सामने इनकी इमेज है, आप लोग देख सकते हैं। सियोमारा कास्त्रो जो है वो होंडुरास की प्रथम महिला जो है वो राष्ट्रपति बनने का इनको क्या मिला? सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ ही मेरे मित्रों कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन आज मैंने कराया है। अगली क्लास में कुछ इसी तरीके का करंट अफेयर्स वापस रिवीजन लेकर आप सबके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करें। शेयर नहीं करें तो भी चल सकता है, लेकिन लाइक तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।